सो हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इकोनॉमी वाली सीरीज़ जो मंथली विजन आईएएस की मैगजीन थी नवंबर वाली। उसमें से हम लोग इकोनॉमी वाला पार्ट देख रहे थे और पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी है। लेकिन अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो हमारे भारत में 29 एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेबर लॉज थे उसको 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया गया है। 2020 में ये प्रपोजल आया था, लगभग 5 साल बाद इसको क्लियर किया गया है पार्लियामेंट में। ठीक है, कौन कौन से वो कोड हैं? एक कोड होगा वेज के लिए, एक कोड होगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए, एक कोड होगा सोशल सिक्योरिटी के लिए और एक कोड होगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ठीक है, और अब देखते हैं कि लेबर क्या है। लेबर जो सब्जेक्ट है वो 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट यानी इसमें सेंटर और स्टेट दोनों अपना अपना लॉ बना सकते हैं, इसलिए वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। प्रीएम्बल में भी इसकी बात की गई है कि सोशल जस्टिस, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। और इसके अलावा डीपीएसपी में भी 39, 41, 42, इसके अलावा बहुत सारे डीपीएसपी हैं जिसमें इसके बारे में बताया गया है कि लेबर सेफ्टी, लेबर सिक्योरिटी क्या होता है। 43, 43A हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग सिर्फ इसका रिकैप कर रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेबर फोर्स, ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन for 2024 was 59.6% with 90% of workers engaged in the unorganized sector। LFPR 2024 की जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से बताया गया था कि 59.6% ही वर्कर जो हैं वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से भी मोस्ट ऑफ यानी 90% जो वर्कर हैं दे आर इंगेज्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दो तरह के सेक्टर होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक अनऑर्गेनाइज्ड होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे आप किसी पीएसयूज में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो आपकी एक फिक्स सैलरी, फिक्स इनकम रहेगी। उसके अलावा डीए रहेगा, टीए रहेगा, अलाउंसेंस रहेंगे, इंश्योरेंस रहेंगी। ये सारी सुविधाएं जब प्रोवाइड कराते हैं किसी भी सेक्टर में तो उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कि सिर्फ आपका रिम्यूनरेशन दिया जाता है, मेहनताना दिया जाता है, उसके अलावा इतनी सारी फैसिलिटीज़, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कराई जाती हैं, उसी को अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। तो इंडिया में अभी जितने भी 59.6% LFPR है उसमें से 90% अनऑर्गेनाइज्ड ही हैं। ठीक है, इसके अलावा LFPR में से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में से 41.7% जो हैं वो फीमेल हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या कहलाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का काम है कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे और प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा लेबर ब्यूरो बनाया गया है जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते हैं बीच बीच में कि क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो चल रहे हैं, क्यों कंपनीज़ का क्लोजर चल रहा है, क्यों कंपनीज़ के द्वारा रिट्रेसमेंट कर दिया जा रहा है। रिट्रेसमेंट एक तरह का ले ऑफ ही होता है, यानी वर्कर्स को निकाल देना, जिस पे इन पर इसके लिए एक वैलिड रीज़न होता है कि हम लोग ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा कंपनी में अब प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए कंपनी को शट डाउन कर रहे हैं। लेज आप जानते हैं कि बहुत ही मात्रा में वर्करों को वहाँ से निकालना। वेजेस अर्निंग्स में क्या क्या इशू है, इसके लिए लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है। वर्किंग लिविंग कंडीशन और इवेल्यूएट्स द वर्किंग ऑफ वेरियस लेबर एक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा चीफ लेबर कमीशन भी होता है जो प्रिवेंट करता है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल भी करता है, इन्फोर्स करता है लेबर लॉज को, प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ वर्कर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा 2 स्कीम भी हैं, एक है EPFO, एक है ESI, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस, और इस एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। अंडर दिस स्कीम it ensures employees against sickness, maternity, disablement and death due to employment injury and provides medical care to insured persons। इंश्योरेंस एक तरह का, अगर काम करते हुए कोई भी व्यक्ति को बुखार आ गया या फिर कोई मैटरनिटी लीव है, कोई वुमेंस है, उसको अगर शी गॉट प्रेग्नेंट तो उसमें भी डिसेबलमेंट या कोई भी हाथ पैर, कोई भी उसका ऐसा बॉडी पार्ट जो काम नहीं कर रहा है ड्यू टू वर्किंग इन द फैक्ट्री। इसके अलावा डेथ भी अगर हो गई इन द क्रिटिकल कंडीशन तो उसमें भी ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है।
इट कवर्स एम्प्लॉयज़ इन नॉन सीजनल यूनिट्स एंड अर्निंग अप टू 21,000 रुपीज़ पर मंथ। अगर कोई भी 21,000 रुपये से कम कमाता है तो उस सारे वर्कर्स इसके कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा हर एक का फंड भी होता है, पीएफ फंड होता है, प्रोविडेंट फंड होता है। इसको 1952 ईपीएफओ एक्ट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। नीड क्या थी लेबर रिफॉर्म की, ये देखते हैं। सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर highlighted the multiplicity of labor laws and advocated for consolidation into 4 or 5 comprehensive labor codes। ठीक है, तो हम लोगों को जो सेकंड नेशनल कमीशन आया था लेबर में, उसने बताया था कि बहुत सारे लेबर लॉज में मल्टीप्लिसिटी है, इसलिए हम लोग उसको कंसोलिडेट करेंगे 4 से 5 कम्प्रिहेंसिव लेबर कोड में। उसके अलावा मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्केइक लॉज, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों को ज़माना है, तो उसको मॉडर्नाइजेशन करने की भी बहुत ज़रूरत थी। यूनिवर्सल कवरेज गैप था, क्योंकि 90% वर्कर्स थे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे, ट्रेडिशनली लैग्ड एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड कम्प्रिहेंसिव लेबर प्रोटेक्शंस। हम लोगों ने देखा है कि LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में यानी 59.6% अगर है, यानी कि अगर 100% लोग काम करना चाह रहे हैं, इच्छुक भी हैं और उनकी बॉडी अवेलेबल भी है, उनमें से सिर्फ 59.6% लोग ही काम कर रहे हैं, यही LFPR दिखाता है। इसके अलावा LFPR में से 90% जो काम कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। लेकिन इसके पहले जितने भी लॉज बनाए गए थे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इतने ज़्यादा वो नहीं थे, इनको कॉम्प्रिहेंड नहीं करते थे, इसलिए यूनिवर्सल कवरेज गैप दिखता था। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए, जॉब डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और न्यू वर्क फॉर्म को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ की टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, एग्रीगेटर्स। गिग वर्कर्स वो आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ऐसे वर्कर जो ट्रेडिशनली जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप से इतर यानी उससे अलग रिलेशनशिप में काम करते हैं, वो होते हैं गिग वर्कर। जैसे कि पहले क्या होता था कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और एक एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर के कंपनी में एम्प्लॉय जा कर के काम करता था, वहाँ बैठा रहता था फैक्ट्री में ये करके। गिग वर्क में ऐसा नहीं होता है, वो सब ये जैसे कि आजकल के ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं आजकल, ऐप डेवलपर वाले घर बैठ के ऐप डेवलप कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो ये गिग वर्कर में आते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होता है? दोज हु वर्क इज बेस्ड ऑनलाइन ऐप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ओला, उबर, जोमेटो। ऐसे वर्कर जिनका जो काम है किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेस होता है, जो जोमेटो में काम करते हैं तो जोमेटो प्लेटफॉर्म पर उनका बेस रहेगा, जो ओला में काम करेंगे तो ओला प्लेटफॉर्म पर उनका एम्प्लॉयमेंट बेस रहेगा, ऊबर पर ऊबर। ऐसे एग्रीगेटर होता है जो प्रोवाइड कराता है, बायर और सेलर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जैसे कि अमेजन हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या कराते हैं, ये बायर्स और सेलर्स को गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिजिटल इंटरमीडियरी प्रोवाइड कराते हैं। तो एग्रीगेटर कौन से हो गए? एग्रीगेट करते हैं। एग्रीगेट मतलब कि बायर को भी लाना, सेलर को भी लाना। इधर से बायर आता है, इधर से सेलर अपना प्रोडक्ट देता है, दोनों के बीच में ये इंटरमीडिएट होते हैं, इनको एग्रीगेटर कहा जाता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉय क्या होते हैं? रिफर्स टू वर्कर्स एम्प्लॉयड फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट साइन डायरेक्टली बिटवीन द वर्कर एंड एम्प्लॉयर। FTE वही होता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयर जो फिक्स टर्म होता है। ले ऑफ, रिटेचमेंट और क्लोजर में बता चुका हूँ। रिटेचमेंट रिफर्स टू टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कर फॉर एनी रीजन अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन के अलावा अदर कोई भी रीजन होगा तो उसको रिटेचमेंट कहा जाएगा। जबकि लेओज में व्हेन एम्प्लॉयर टेम्परेली कैन नॉट प्रोवाइड वर्क टू अ वर्कर फॉर रीजन सच एज शॉर्टेज, रॉ मटेरियल्स, नेचुरल कैलेमिटी, तो उसको ले ऑफ कहा जाता है। क्लोजर रिफर्स टू परमानेंट शटिंग डाउन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर फ्लोर बेस तो पता है एक मिनिमम बेस होगा, इससे नीचे कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ठीक, उसको फ्लोर बेस कहा जाता है। अ सेंट्रल गवर्नमेंट बेंचमार्क सेट टू इंश्योर अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल। मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल होगा यानी कि इस फ्लोर के नीचे किसी भी वर्कर का जीवन यापन नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल कहा जाता है। क्रॉस द कंट्री बिलो विच स्टेट मिनिमम वेजेस कैन नॉट फॉल। इससे ज़्यादा लाभ लोग हर एक स्टेट रहता है, क्योंकि ये लेबर है, लेबर की कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो हर एक स्टेट अपने अपने स्टेट में अलग अलग लेबर प्राइस रखता है। लेकिन सेंटर ने ये प्रोवाइड कराया है कि एक फ्लोर बेस होगा, उस फ्लोर बेस के नीचे कोई भी स्टेट इस फ्लोर के बेस के नीचे अपने स्टेट में लेबर बेस को नहीं रख सकता। ठीक है, देखते हैं कोड एंड वेजेस 2019 वाला क्या क्या इसमें दिया है। इसका एम था कि स्टैंडर्ड वर्कर्स राइट वाइल प्रमोटिंग सिंप्लिसिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन वेज रिलेटेड कंप्लायंस फॉर एम्प्लॉयर्स। ठीक है,
की प्रोविजंस देख लेते हैं। एक तरह का यूनिवर्सल मिनिमम वेज होना चाहिए। द कोड स्टेबलाइजेस अ स्टैट्यूटरी राइट टू मिनिमाइज मिनिमम वेजेस फॉर ऑल एम्प्लॉइज अक्रॉस बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में के लिए एक यूनिवर्सल मिनिमम वेज होना चाहिए, चाहे वो भले ही वो ऑर्गेनाइज्ड में काम करे या ऑर्गेनाइज्ड में काम करे। क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए फिर वेज फिक्सेशन के लिए? स्किल्स लेवल होने चाहिए, ज्योग्राफिक एरिया होने चाहिए एंड जॉब कंडीशन होनी चाहिए, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हजार्डस इन्वायरमेंट क्या कितना रहना चाहिए, ये भी वेज फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट कराता है। जैसे कोई हजार्डस मटेरियल में, हजार्डस एरिया में काम कर रहा है, अंडरमाइन कोल में काम करना है, तो उसके लिए वेजेस ज़्यादा होने चाहिए। या फिर जो ओपन में काम कर रहा है, नॉर्मल काम कर रहा है, ठीक है, जैसे मनरेगा मनरेगा वगैरह में, तो इसके लिए तो वेजेस थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम होना चाहिए। तो ये वेज फिक्सेशन के समय ये क्राइटेरिया भी देखा जाती है। स्किल लेवल भी देखा जाता है कि स्किल ज़्यादा स्किल के लिए, हाई स्किल के लिए ज़्यादा पैसे, लो स्किल के लिए कम। ज्योग्राफिकल एरिया मैंने बता चुका हूँ मैं कि जैसे कि हिल एरिया में कोई काम कर रहा है या टेरेन में काम कर रहा है तो उसके लिए ज़्यादा वेजेस। जॉब कंडीशन कैसी है, जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, जैसे कोल माइनिंग में आप याद कर सकते हैं ह्यूमिडिटी कैसी है और हजार्डस एनवायरनमेंट कैसा है। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोर वेज। A statutory floor wage shall be set by the government based on minimum living standards with scope for regional variation, ठीक है। And no state can fix minimum wages below this level, ensuring uniformity and adequacy nationwide, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है कि सेंटर जो है एक स्टेटरी फ्लोर वेज प्रोवाइड कराएगा, इसके नीचे कोई भी स्टेट इससे नीचे, इस फ्लोर वेज से नीचे नहीं प्रोवाइड कर सकता है वेजेस। कंपेंसेशन mandates timely payment and provides for overtime compensation at least 2x द नॉर्मल रेट, ठीक है। टाइमली पेमेंट अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको जो नॉर्मल रेट रहेगी उससे 2x में उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, इसके लिए बात की गई है। सिंप्लीफिकेशन यानी जो वेजेस एम्प्लॉयज़ हैं, ये जब जो टर्म है इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता था पहले की लॉज में, तो उसमें अब सिंप्लिसिटी लाई गई है, ठीक है। मेरिट्स क्या है, कंसर्न्स क्या है? रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, नेशनल फ्लोर वेज लाया है तो रीजनल डिस्पैरिटी कम हो गई है। जेंडर इक्वालिटी दिया गया है इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर एंड स्टेबलाइजेस ट्रस्ट बेस्ड इकोसिस्टम। कंसर्न्स क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि सक्सेस ऑफ द प्रोविजन हिंजेस ऑन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्पेशली इन द इनफॉर्मल एंड रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में आज भी हैं कि आपसे काम करा लिया जाता है, वेजेस अपनी मनमानी दी जाती है, एंड द वर्कर्स दे डोंट नो देयर राइट्स, they even don't know how, what is the code, what is the wage, they only know the money इन द हैंड, ठीक है। उनको हाथ में जितना पैसा दे दिया वो उतना समझते हैं। तो अगर वेजेस ने मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि 239 रुपये या 339 या 425 रुपये, इससे कुछ वेजेस फिक्स कर दिया है, इनको पता नहीं, बस उनको 200 रुपये दे दो, 220 रुपये दे दो, इनका काम हो जाता है, ये अपना राइट नहीं जानते हैं। तो इस तरह को इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्या होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। ये 3 लॉज को, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जितने भी पुराने लॉज थे इंडस्ट्रियल रिलेशंस से, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और 2 और एक्ट थे, इन एक्ट को मर्ज करके इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 कर दिया गया है। इसका एम है टू सिंप्लीफाई लॉज रिलेटेड टू ट्रेड यूनियंस, कंडीशंस of employment, industry establishments or undertaking investigation and settlement of industrial disputes। जैसे कि ट्रेड यूनियन से सिंप्लाई क्या कह रहे हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट 1948 है शायद, आई डोंट नो, आई एम फॉरगेटिंग द ईयर, बस ट्रेड यूनियन एक्ट में बताया गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन कब बनता है, इसमें मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए या फिर टोटल मेंबर्स के 10% होना चाहिए। फिर इसमें से बताया गया है कि बहुत सारे ट्रेड यूनियन हो गए तो मेजोरिटी किसको दी जाती है, इनका काम क्या क्या रहता है, इनका फंड क्या क्या रहता है। ट्रेड यूनियन के किसी एक मेंबर को मैनेजमेंट में भी जगह दी जाती है ताकि वो मैनेजमेंट का हिस्सा भी बने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी इस टाइप का। इसमें से जब डिसीजन लिया जाए तो फिर उसकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। की प्रोविजंस क्या क्या, ट्रेड यूनियंस नाउ रिक्वायर्स 51% मेंबरशिप, ठीक है, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सोल निगोशिएशन। देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक चीज़ होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, एक होता है रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। रजिस्ट्रेशन के लिए ओनली 10% और द मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, बट फॉर द रेजिग्नेशन बाय द कंपनी, रजिस्ट्रेशन तो कोई भी ट्रेड यूनियन करा सकता है, लेकिन जब आएगा अपनी पहचान बनाने के लिए, रिकॉग्नाइज के लिए, रिकॉग्निशन के लिए 51% मेंबरशिप इंपॉर्टेंट है। एज द सोल नेगोशिएटिंग यूनियन स्ट्रीमलाइनिंग द नेगोशिएटिंग प्रोसेस इन केस ऑफ मोर देन वन ट्रेड यूनियन, नेगोशिएटिंग काउंसिल बी फॉर्म्ड विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियंस हैविंग 20% वर्कर्स एज मेंबर्स।
एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन हो जाएंगी तो किसको रिकॉग्नाइज़ करना है, इसके लिए एक नेगोशिएटिंग काउंसिल होगी जो रिप्रेजेंट करेगी यूनियन जो 20% वर्कर जिसमें से होंगे। ठीक है, मेनली आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि अगर 51% किसी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर हैं तो वो रिकॉग्नाइज्ड होगी। ठीक है, एम्प्लॉयर के द्वारा। जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए 7 मेंबर्स यानी 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन भी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द लेबर इन द सेम कंपनी ज़रूरी है, लेकिन रिकॉग्निशन के लिए 51% इंपॉर्टेंट है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक्सप्लिसिटली इंस्टीट्यूशनलाइजेस FTA इंटेंडेड टू रिड्यूस एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन एंड ऑफर्स कॉस्ट इफिशिएंसी टू एम्प्लॉयर्स। ठीक है, वर्कर के डिफिनेशंस को बढ़ा दिया गया है, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या देख लेते हैं इसमें से? प्रमोशन स्टाफ, जर्नलिस्ट, सुपरवाइजरी एम्प्लॉइज़ अर्निंग जो 18,000 पर महीने से भी ज़्यादा कमाते हैं उनको बता दिया गया है कि वो भी वर्कर की कंडीशन डिफिनेशंस में आते हैं। इसके अलावा हायर थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ रिटेंचमेंट क्लोजर, अप्रूव्ड लिमिट रेस्ट फ्रॉम 10 टू 10 वर्कर, 100 से 300 वर्कर, स्टेट्स में इनहेंस द लिमिट फर्दर। यानी कि किसी भी अगर उसको बंद करना है, क्या कहते हैं, कंपनी को बंद करना है, ले ऑफ करना है, रिटेंचमेंट करना है, तो पहले क्या किया था कि 100 वर्कर्स हैं, 100 वर्कर्स ने अगर साइन कर दिया इस पेपर पर तो उस कंपनी को ले ऑफ, इतने सारे वर्कर्स को ले ऑफ या रिटेंचमेंट या क्लोजर हो जाता था। लेकिन अब ये संख्या 100 से बढ़ा करके 300 कर दी गई है, यानी कि इसका मतलब लोगों की आवाज़ों को ज़्यादा कर दिया गया। ज़्यादा लोग जब साइन करेंगे तभी जा करके कंपनी का क्लोजर या कंपनी रिटेंचमेंट करेगी वर्कर्स का या ले ऑफ करेगी। ब्रॉडर डिफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री ने अपनी डिफिनेशंस को ब्रॉड कर दिया है। मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं? बूस्ट स्किल्स, रीस्किल फंड किया है, इन बीच एम्प्लॉयर्स पेज 15 डेज वेजेस फॉर एवरी वर्कर, रिटर्न्स फॉर रिटेनिंग देम। ठीक है, सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन ग्रीवेंसेस, तो ये कुछ नॉर्मल दिया है कि हायर थ्रेशोल्ड फॉर रिमूवल होना चाहिए, ये हम लोग देख चुके हैं कि 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। परमानेंट टेम्परेरीनेस होने चाहिए और वीकनिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ये देखते हैं। इनकॉर्पोरेट्स नॉन एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी लॉज, इसमें से 9 सोशल सिक्योरिटी लॉज को इनकॉर्पोरेट किया गया है। टू एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी टू ऑल वर्कर्स की प्रोविजन किया गया है। पहली बार गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, एग्रीगेटर को भी शामिल किया गया है पहली टाइम। एग्रीगेटर्स जो 1 से 2% एनुअल टर्नओवर कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सोशल सिक्योरिटी फंड। ठीक है, एग्रीगेटर्स जो कंट्रीब्यूट करता है 1 से 2% एनुअल टर्नओवर का, वो सोशल सिक्योरिटी फंड प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, मैक्सिमम 5% ऑफ पेमेंट टू वर्कर्स, तो पहली बार गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि ये बहुत दिन से डिमांड चल रही है कि उनकी लाइफ क्यों नहीं होती है, जो जोमेटो हैं, जो स्विगी वगैरह, जो अदर इसमें प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, वो इतनी फास्ट डिलीवरी करते हैं या कुछ करते हैं जिसके कारण बहुत सारे मतलब रस रहता है कि फास्ट डिलीवरी का, जिससे मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंटल प्रोन और उसके अलावा कुछ और हजार्डस चीज़ें हो जाती हैं, जिस कारण दे वांटेड सोशल सिक्योरिटी फॉर देयर जॉब। ठीक है, इसके लिए ये प्रोवाइड किया गया है। एक्सपेंडेड ESIS एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कवरेज, ECIC अब क्या है, पैन इंडिया लेवल पर अप्लाई होगा। एलिमिनेटिंग द क्राइटेरिया ऑफ नोटिफाइड एरियाज, पहले कुछ नोटिफाइड एरियाज में ही ESIS लगता था, अब क्या किया गया कि जिसमें कोई भी इस्टेब्लिशमेंट यानी फैक्ट्री या जहाँ 10 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, मे वॉलंटरी ऑप्ट इन विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज, जहाँ 10 से 10 वर्कर कर रहे हैं, फीवर देन 10 एम्प्लॉइज, वहाँ ये वॉलंटरीली ऑप्ट होगा। ठीक है, कवरेज वुड बी मैंडेटेड फॉर हजार्डस ऑक्यूपेशन एंड एक्सटेंडेड टू प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, हजार्डस ऑक्यूपेशन के लिए भी ये कवरेज बढ़ा दिया गया है इसका ESIS का। यूनिफॉर्म डिफिनेशन ऑफ वेज की एक यूनिफॉर्म डिफिनेशन कर दी गई है। नाउ इंक्लूड बेसिक पे, DA, रिटेनिंग अलाउंस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेजेस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? पहला चीज़ होता है बेसिक पे, दूसरा चीज़ होता है डिनेंस अलाउंस, तीसरा चीज़ होता है रिटेनिंग अलाउंस। ठीक है, इसके अलावा 50% ऑफ द टोटल रिम्यूनरेशन और सच परसेंटेज एज मे नोटिफाइड शेल बी एडेड बैक टू कंप्यूट वेजेस, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन कैलकुलेटिंग ग्रेच्युटी, पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो वेजेस की परिभाषा में क्या क्या है? बेसिक में अब देखिए क्या आता है, बेसिक पे आता है, एक आता है बेसिक पे प्लस आता है DA प्लस आता है रिटेनिंग अलाउंस। ठीक है, तो ये होता है वेजेस में, वेजेस इक्वल टू बेसिक पे प्लस DA प्लस रिटेनिंग अलाउंस, ये डिफिनेशन दे दी गई है। इसके अलावा ग्रेच्युटी फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉई अगर 5 साल से ज़्यादा है, ग्रेच्युटी आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस बिकम एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी आफ्टर 1 ईयर ऑफ सर्विस, अगर 1 साल भी और वो कोई भी वर्कर है काम कर लेता है
तो उसको FT यानी फिक्स टर्म वो उसका जो ग्रेजुटी होता है वो बन जाएगा। ठीक है, मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम आप लोग लास्ट वाले एक्ट में चलते हैं। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, ठीक है, इसने 13 सेंट्रल लॉज को अपने अंदर कंज्यूम किया है। टू बैलेंस द ट्यून ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ गार्डिंग वर्कर राइट्स, वर्कर्स फैक्ट्री में अच्छे से काम करें, उनको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए सेफ वर्किंग कंडीशन हो उनको, और क्रिएटिंग का बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, इसके लिए एक कोड लाया गया है। की प्रोविजंस क्या क्या हैं, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन, यूनिफॉर्म थ्रेशोल्ड ऑफ 10 एम्प्लॉयज इज सेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन होगा, यूनिफाइड यानी 10 से एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन के लिए डिमांड की गई है कि उनका बायोमेट्रिक जैसे कि होता है ना, बायोमेट्रिक जाके वहाँ अटेंडेंस करते हैं। एक्सटेंशन टू हजार्डस वर्कर्स, द गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द कोड्स प्रोविजंस टू एनी एस्टेब्लिशमेंट इवन विथ वन एम्प्लॉय इंगेज इन हजार्डस और लाइफ थ्रेटनिंग ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक्ट है, तो पहले कुछ ऑप्शन रहते थे कि अगर 10 एम्प्लॉई हैं, 50 एम्प्लॉई हैं, 7 एम्प्लॉई हैं तब लगता है, लेकिन अगर कोई हजार्डस वाला कोई इस्टेब्लिशमेंट है तो वहाँ अगर एक वर्कर भी काम कर रहा है तो गवर्नमेंट वहाँ भी ये रूल अप्लाई करने के लिए बोल सकती है। व्हाट द डेफिनेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, द डेफिनेशन ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स नाउ कवर वर्कर्स एम्प्लॉयड डायरेक्टली थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स और माइग्रेट ऑन देयर ओन। पहली जो माइग्रेंट वर्कर की डिफिनेशन रहती थी, अब उसमें से इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर की डिफिनेशंस में जो एम्प्लॉयड हैं वर्कर डायरेक्टली चाहे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू और माइग्रेट किए हों अपनी ओन से, उसमें भी ये लोग उसकी डिफिनेशन में आते हैं। वुमेंस एम्प्लॉयमेंट 6 बजे से 7 बजे तक ये लोग अपना काम कर सकती हैं नाइट आवर्स में। पहले नाइट आवर्स में इनको काम करने की इजाज़त नहीं रहती। एक तरह से सेफ्टी प्रोविजन दिया गया था, लेकिन बिफोर 6 AM बियॉन्ड 6 AM विद कंसेंट या सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। हालांकि उनकी कंसेंट और सेफ्टी मेजर्स के बिना ये कोई भी कंपनी इफेक्टिव वो में से बिटवीन 6 बजे से सुबह के 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद तक काम नहीं करा सकती है। नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड होगा, जो सिंगल ट्राइपार्टाइट एडवाइजरी बोर्ड होगा, जो 6 अर्लियर बोर्ड्स को रिप्लेस करेगा और एक नेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड को पूरे अक्रॉस जितने भी सेक्टर हैं उसमें से ये स्टैंडर्डाइज करेगा और इंश्योर करेगा कि यूनिफॉर्मिटी क्वालिटी है कि नहीं। सेफ्टी कमेटी, जहाँ जिस फैक्ट्री में 500 ज़्यादा वर्कर होंगे वहाँ पर सेफ्टी कमेटी बनेगी। कंस्ट्रक्शन वाली यूनिट में 250 वर्कर होंगे तो भी बन जाएगी, और माइंस में 100+ वर्कर होंगे तो वहाँ सेफ्टी कमेटी बनेगी। एक सेफ्टी कमेटी की जरूरत रहती है जो बताती है बीच बीच में से कंपनी को क्या क्या सेफ्टी प्रोवाइड कराने के करना पड़ेगा। तो ठीक है, नॉर्मल फैक्ट्री में 500+ वर्कर होंगे तब सेफ्टी कमेटी बनेगी, कंस्ट्रक्शन वाले में 250 वर्कर होंगे तब जाके बनेगी, और 100+ अगर माइंस वाले में है, क्योंकि माइंस वाला खतरा वाला रहता है ना, तो जैसे जैसे खतरा बढ़ता जाएगा कम एम्प्लॉयज़ में भी सेफ्टी कमेटी बन जाएगी। वेलफेयर ऑफिसर के लिए 250 वर्कर का होना जरूरी है, तब जाके वेलफेयर ऑफिसर एक अपॉइंट होता है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लेबर देखते हैं, नॉर्म्स अप्लाई टू contractors with 50+ workers. Earlier 20 था, employers are allowed to engage contract laborers even in defined core activities such as sanitation subject to definitions, ठीक है। तो ये था लास्ट वाला एक्ट। 500+ वर्कर्स कंस्ट्रक्शन यूनिट्स टू 50+ वर्कर्स एंड माइंस 100+ वर्कर्स विद एम्प्लॉयर एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। वेलफेयर ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड इन यूनिट्स वेयर 250 वर्कर्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। वेलफेयर ऑफिसर कहाँ होगा, जहाँ 250+ वर्कर होंगे, ठीक है। ये हाईलाइट कर लेते हैं कि पहला सेफ्टी कमेटी नॉर्मल फैक्ट्री में 500+ वर्कर होंगे तब, कंस्ट्रक्शन वाले में 250 वर्कर होंगे तब, और माइंस वाले में 100+ वर्कर होंगे तब। अगर वेलफेयर ऑफिसर की बात की गई तो यहाँ 250 वर्कर होंगे तब जाके होगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर नॉर्म सप्लाई टू कॉन्ट्रैक्टर्स विद 50+ वर्कर होंगे तब कॉन्ट्रैक्टर लेबर वाला इसमें ये एक्ट लगता है, ठीक है। तो ये रहे चारों एक्ट, हम लोगों ने चारों एक्ट देख लिया, चारों कोड देख लिया। कोड ऑन वेजेस, एक वेजेस में था, एक कोड ऑन वेजेस था, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस था, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का था, और कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी OHS, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये 4 कोड हम लोग देख चुके हैं। इसमें से मोर देन 29 से ज़्यादा लॉस को कंज्यूम किया गया है। वेजेस में वेजेस के बारे में बताया गया था, कैसे को एक नेशनल फ्लोर वेज होगा, जिसमें परिभाषा में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, ये हम लोगों ने देखा। इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम लोगों को देखा कि इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन कैसा होना चाहिए, उनके बीच में अगर ट्रेड यूनियन बनता है, ट्रेड यूनियन बनने के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, 7 मेंबर होते हैं या 10 मेंबर होते हैं, यानी अगर अलग, लेकिन उसी अगर ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करना है तो रिकॉग्निशन के लिए कितने 51+ मेंबर का होना जरूरी है। और इस तरह से इंडस्ट्रियल रिलेशन की सेफ्टी सोशल सिक्योरिटी के लिए ESIS और और EPFO वाली स्कीम हम लोग कुछ देखा, और HS के लिए हम लोगों ने देखा कितने वर्कर्स, सेफ्टी कमेटी कितने होने चाहिए, वेलफेयर ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहाँ कहाँ होने चाहिए। ठीक है गाइज, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।